Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल एंड हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं विद टॉपिक नंबर 5 जो कि बात करता है इंटरनल कंट्रोल इन सर्टेन सिलेक्टेड एरियाज। अब देखो, बैंक में अभी तक हम लोगों ने कंडक्ट ऑफ ऑडिट के बारे में पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था कि आईटी की क्या ज़रूरत है और हमें क्या की कंट्रोल्स लगाने हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक ने अपने इंटरनल सिस्टम में लगाए होंगे और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन भी कर रखा होगा अलॉन्ग विद गुड गवर्नेंस। तो बेसिकली वी हैव टू लुक, जब भी हम ऑडिट करने जाएंगे, कि क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली चेकआउट हो रहे हैं, गवर्नेंस उसकी प्रॉपर है या नहीं है। तो ये कुछ कैटेगरीज में इन्होंने बांट रखे हैं। तो अगर हम जनरल एरिया ऑफ फोकस की बात करें तो इसमें भी देखो, मैं जो भी अंडरलाइन कराऊंगी ना वो अंडरलाइन कर लेना, एंड उतना ही फिर आप अपने आगे के रिविजन्स में अगर करोगे तो आपको ये टॉपिक लेंदी भी नहीं लगेगा और ईजीली भी हो जाएगा। तो अब देखो, कुछ जनरल कंट्रोल्स, आप खुद जाते हो बैंक में तो आप सोचो, आप एक ऑडिटर बन के अगर जाओगे तो व्हाट आर द जनरल कंट्रोल्स जो आप देखोगे। आप देखोगे ना कि क्या काम ठीक से हो रहा है या नहीं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसा है, फिर क्या इंश्योरेंस, अगर बैंक को कोई लॉस हुआ, जैसे इतने सारे केसेस हो चुके हैं एडवर्स, तो क्या बैंक प्रिपेयर्ड है उन लॉसेस के लिए, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या नहीं हैं। इसी तरह से जो भी ज़रूरी मेल्स आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हर किसी को उसकी अथॉरिटी दे रखी है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उसके लिए है। फिर कैश एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके लिए तो खैर अलग से ही है, लेकिन अभी हम जनरल कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, जनरल पॉइंट्स की, तो उसमें हम इन्हीं बातों की बात करेंगे। मेल हो गया, आपके सिग्नेचर्स हो गए, बैंक के फॉर्म्स किसके पास में हैं, फिर उसके बाद में आपका जो स्टाफ है वो कैसा है, क्या रिलेशन है, तो ये देखते हैं हम। ठीक है, मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, और मैं जो अंडरलाइन करूँगी वो आप भी चाहे अंडरलाइन कर लेना चाहे नोट कर लेना। The staff and officers of a bank should be shifted from one position to another frequently and without prior notice. अब अगर प्रायर नोटिस मिल जाएगा स्टाफ को कि आपको हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी कुछ अगर मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड कर रखा होगा ना अपने काम में, तो वो उसको कहीं ना कहीं छुपा लेंगे। सो दैट इज़ वाई एक जनरल कंट्रोल, एक पॉइंट ये जनरल कंट्रोल का हो सकता है कि स्टाफ को ये पता ही ना हो कि उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी उनकी पोजीशन पे कोई और आ सकता है एंड उनको किसी और पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, किसी ऑफिसर को या स्टाफ को। तो उससे क्या होगा ना, सारे स्टाफ और सारे ऑफिसर्स अपना काम इंटीग्रिटी के साथ करेंगे, ऑनेस्टी के साथ में करेंगे, बिकॉज उनको ये डर रहेगा ना कि अगर उन्हें कभी भी हटा दिया उनकी पोजीशन से और दूसरा आया तो फिर वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी। तो यही है कि स्टाफ एंड ऑफिसर of a bank should be shifted from one position to another frequently and without prior notice। मतलब कोशिश ये करनी है कि एक ही टाइम पे लॉन्ग, मतलब एक ही प्लेस पे लॉन्ग टाइम तक कोई इंसान को हम प्लेस ना रखें। फिर उसके बाद में वर्क ऑफ वन पर्सन शुड ऑलवेज बी चेक्ड बाय अनदर पर्सन, जैसे एक ऑफिसर जो है वो दूसरे ऑफिसर का काम चेक कर रहा हो। फिर आर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है बुक्स में। फिर उसके बाद में जो पावर्स हैं वो क्या है, डिफाइंड है। पावर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स कैसी हैं, क्लियरली डिफाइंड है। फिर जो मेल है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही खोल रहा है। जो सिग्नेचर्स हैं ऑन ऑल लेटर्स एंड एडवाइसेस रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांचेस, वो भी कौन कर रहा है, वो एक चेक कर रहा है, एक ऑफिसर। इसी तरह से सिग्नेचर बुक एंड टेलीग्राफिक कोड बुक शुड बी केप्ट विद रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। सिग्नेचर बुक जो है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास में है। फिर जो भी बैंक की फॉर्म है, जैसे चेक बुक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर बुक हो गया, वो भी किसकी पोजीशन में है, एक ऑफिसर की पोजीशन में है, एंड अनदर ऑफिसर क्या कर रहा है, उसको वेरीफाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखना है कि किसी भी एक ही इंसान के पास में सारा का सारा कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ जो है, ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो कि अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन करा हमने हेड ऑफिस में, तो वो भी एक अच्छा स्टेप होगा कंट्रोल के लिए। सो बेसिकली ये जनरल पॉइंट्स में क्या हो गया, सारे पॉइंट्स ये कवर हो गए कि ओवरऑल इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या क्या कंट्रोल्स हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं बैंक में, जिससे क्या हो, जिससे जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब उसके बाद में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो काम होता है बैंक में वो कैश का ही होता है, तो इसलिए जो कैश है वो जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए दो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की। अगर एक ही के होगा कस्टडी में तो वो घोटाला कर सकता है। सो दैट इज़ वाई
इट इज़ द रिक्वायरमेंट कि कम से कम 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की जॉइंट कस्टडी हो कैश की, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी आप टेस्ट चेक कर रहे हो, जो भी टेस्ट चेक कर रहे हो वो डेली करो, और कभी कभी क्या करो, फुल्ली भी कर लो। जो आप टेस्ट चेक कर रहे हो वो कभी कभी फुल्ली भी कर लो, वैसे डेली करो। कैश शुड बी चेकड डेली, टेस्ट चेक डेली करो, लेकिन कुछ ओकेजन्स पे कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो हैंडल कर रहा है वो पूरा भी काउंट कर सकता है, ओके। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि जो कैशियर है उसके पास में कोई भी एक्सेस नहीं होना चाहिए कस्टमर लेजर का या डे बुक का। उसके पास में अगर कैशियर के पास ही सारे एक्सेस होगा तो फिर आप खुद सोचो ना, फिर से एक ही पर्सन के पास में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या 3 पॉइंट्स डिस्कस करे, कम से कम 2 ऑफिसर की कस्टडी में हो, देन डेली टेस्ट चेक हो और ओकेजनली फुल्ली काउंटेड हो, देन कैशियर के पास में क्या नहीं होना चाहिए, डे बुक और कस्टमर लेजर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक पॉइंट आपका और है कि जो हाई वैल्यू की कैश रिसीट्स और पेमेंट है वो कोई हायर ऑफिसर वेरीफाई करे। और एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि रिसीट एंड पेमेंट स्क्रोल्स जो हैं टोटल के, दे शुड बी कंपेयर्ड विद द कैश कॉलम ऑफ डे बुक बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इससे क्या होगा, जो आपका रिसीट और पेमेंट है और जो कैश का कॉलम है दैट विल बी रिकनसाइल्ड, ओके, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए किस किस के, कैश के। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे नोट करवा देती हूँ शॉर्ट में। कैश में आपको सबसे पहले तो 2 रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की कस्टडी में लेना है कैश। फिर उसके बाद में टेस्ट चेक वाला पॉइंट है कि टेस्ट चेक डेली करो और ओकेजनली क्या करो, ओकेजनली फुल्ली करो, फुल्ली काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में कैशियर के पास में एक्सेस नहीं होना चाहिए डेली लेजर का और डे बुक का, कस्टमर लेजर का और डे बुक का, ठीक है। और एक और पॉइंट क्या है आपका कि जो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स हैं, हाई वैल्यू के जो भी ट्रांजेक्शन है कैश आ रहा है वो कौन करे, वो कोई सेपरेट बंदा करे जो हायर अथॉरिटी का हो। और जो रिसीट और पेमेंट्स हैं उनको हमें किससे रिकनसाइल करना है, कैश से, ठीक है। जो कैश लेजर है आपका डे बुक का, कैश कॉलम ऑफ योर डे बुक। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं यू कैन राइट। जब मतलब ये आपको ना पूरा तो देखो नहीं आएगा, आपको केस स्टडी टाइप की आएगी और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स से मेंशन करने होंगे कि ये जैसे केस स्टडी आ सकती है कि इन लोगों ने ये इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाए हैं, तो या फिर इन्होंने यही इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं, इसके अलावा डू यू फील कि एनी अदर इंटरनल कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इस टाइप से आपको क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। सो देयर यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स। फिर उसके बाद में क्लियरिंग्स। नो व्हाट इज़ क्लियरिंग्स, जो आप चेक डिपॉजिट करते हो फिर वो जब क्लियर होता है, ओके। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर द RBI गाइडलाइन द ब्रांच इज़ रिक्वायर्ड टू ईदर कॉल द कस्टमर और ईमेल हिम फॉर एनी चेक रिसीव्ड फॉर द अमाउंट ग्रेटर देन 5 लाख। तो RBI की गाइडलाइन ये बोलती हैं कि अगर कोई भी चेक आपको मिला है, बैंकों को मिला है जो कि 5 लाख से ज़्यादा का है, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में बैंक को या तो कस्टमर को बुलाना पड़ेगा या फिर उसको मेल करना होगा, बेसिकली इन्फॉर्म करना होगा कि हमको ये जो है जो चेक है वो 5 लाख से ऊपर का मिला है। अब ऑडिटर को क्या करना होगा, इस केस में इस चीज़ का वेरिफिकेशन करना होगा। फिर उसके बाद में दूसरा इंटरनल कंट्रोल है कि जो साइन है ड्रॉअर का वो वेरीफाइड किया है या नहीं किया है बैंक ने। एक पॉइंट इसमें आप और लिख सकते हो कि जो अनपेड चेक्स हैं जो कि रिसीव्ड हुए हैं आउटवर्ड क्लियरिंग में, जो अनपेड रह गए हैं मतलब पे नहीं हुए, तो वो या तो आप कस्टमर को भेजो एट द रिकॉर्डेड एड्रेस, या फिर कस्टमर को क्या करो, इन्फॉर्म करो कि वो आपकी ब्रांचेस को आके कलेक्ट कर ले जो भी अनपेड चेक्स हैं और वो रिसीव हुए हैं किसमें, आउटवर्ड क्लियरिंग में जो रिसीव हुए हैं, ओके। तो ये वाले जो हैं ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो क्लियरिंग में। तो इसमें 3 ही पॉइंट्स हैं, ग्रेटर देन 5 लाख वाला, सिग्नेचर वाला और अनपेड। तो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, ग्रेटर देन 5 लाख वाला, तो इसमें क्या है कि कस्टमर को बुलाओ अगर ऐसा है, फिर सिग्नेचर को वेरीफाई करो, और एक और पॉइंट कौन सा है, जो अनपेड चेक्स हैं
जो आउटवर्ड क्लियरिंग के टाइम पे अनपेड चेक्स हैं वो या तो आप कस्टमर को भेज दो या उसको इन्फॉर्म कर दो कि आपके जो चेक्स हैं क्या रह गए हैं, अनपेड रह गए हैं। ओके, फिर उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे, नेक्स्ट एरिया ऑफ फोकस पे, जो कि बात करता है, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है बट मैं इसको बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ, जो बस मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आप उतना उतना भी कर लोगे तो भी आप इजीली लिख के आ पाओगे आंसर, जो आप 3 to 4 मार्क्स में लिख सकते हो। सॉरी, बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स अकम्पनिंग द बिल्स शुड बी एंटर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तो जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बिल्स हैं वो कौन करे एंटर, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर करे। फिर उसके बाद में जो अकाउंट है कस्टमर का वो तभी क्रेडिट होना चाहिए जब बिल कलेक्ट हो गया है। सो अकाउंट ऑफ कस्टमर और प्रिंसिपल शुड बी क्रेडिट ओनली आफ्टर, ये मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो वो तभी आप क्रेडिट करो जब वो कलेक्ट हो गया है बिल। फिर थर्ड पॉइंट है, नो बिल एंटर्ड ट्वाइस, कोई भी बिल जो है वो ट्वाइस नहीं आया है इन द amalgamated balance sheet of the bank and revenue entries and reverse the entries। एक मिनट, तो इसमें पॉइंट में ये है, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द बिल्स सेंड बाय वन ब्रांच फॉर कलेक्शन टू अनदर ब्रांच आर नॉट टेकन इनटू द बिल्स फॉर कलेक्शन ट्वाइस। मतलब जैसे अमेलगमेटेड बैलेंस शीट बनती है, तो जैसे आपकी ए बैलेंस शीट है और बी है और इसकी अमेलगमेटेड बैलेंस शीट बनती है। अब एक ने दिया एक ने लिया, ठीक है, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को बिल भेजा, दूसरे ने बिल रिसीव किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको आपने एक अमलगमेटेड बैलेंस शीट में ट्वाइस ले लिया, दैट मीन्स ए प्लस बी होगा ना तो ए से जाएगा और बी में आएगा, राइट। तो अगर आपने ए में भी उसको रहने दिया और बी में भी आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक तरह से आप ए से उसको हटाना भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी इंश्योर्ड कि अगर ऐसा कुछ है तो अमलगमेटेड बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए, और इन केस ऐसा हो गया है तो फिर for this purpose the receiving bank should reverse the entries regarding such bill at the end of year for closing purposes। तो जो receiving bank है ना उसको क्या कर देना चाहिए, उसको रिवर्स कर देना चाहिए एंट्री को, ठीक है, जिससे कि क्लोजिंग पर्पस जो है वो उसके मतलब इजी रहे। फिर जैसे एक मतलब ये था ना कि बिल एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी से ले लिया, पहले वो दिखा रहा था कि उसको लेना है, तो वो क्या करे उसको रिवर्स कर दे सो एज टू यू नो, जिससे वो क्लोजिंग पर्पस से ठीक हो जाए। फिर उसके बाद में फोर्थ वाला जो है आपका एरिया ऑफ फोकस, दैट टॉक्स अबाउट योर बिल्स परचेज्ड। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल एन ऑफिसर शुड वेरीफाई दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर प्रॉपरली असाइंड। तो जब परचेज होगा बिल का तो ऑफिसर को ये वेरीफाई करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स के टाइटल हैं वो प्रॉपरली असाइन करे गए हैं बैंक को। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, सफिशिएंट मार्जिन जो है वो रखना होगा वाइल परचेजिंग और डिस्काउंटिंग अ बिल, जिससे कि कोई भी अगर डिक्लाइन हो तो वो सिक्योरिटी का कवर हो जाए। फिर उसके बाद में अगर बैंक नहीं कर पा रहे हैं बिल को कलेक्ट तो उनको इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे रिकवरी के लिए फ्रॉम द ड्रॉअर। और अगर कोई भी इरेगुलर या आउटस्टैंडिंग अकाउंट है तो उसको आप हेड ऑफिस में क्या करो, रिपोर्ट करो। तो ये आपके इसमें 4 पॉइंट्स है, वेरीफाई दी डॉक्यूमेंट्स, सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन करो, स्टेप्स लो रिकवरी के लिए, और अगर कोई इरेगुलर या आउटस्टैंडिंग प्रोसीडिंग है तो उसको क्या करो आप, अकाउंट के बारे में उसको आप हेड ऑफिस को बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद में लोन्स एंड एडवांसेस में आप क्या चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल्स के पार्ट पे लोन्स एंड, ये सारे ना इंटरनल कंट्रोल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। लोन्स एंड एडवांसेस में हम ये देखेंगे कि पहले तो इसमें वही पॉइंट हो गया कि सफिशिएंट मार्जिन रखना होगा आपको एंट्रीज के लिए, ओके। फिर उसके बाद में यू हैव टू इंश्योर कि जो सैंक्शन लिमिट है वो जो भी मतलब आपके अकाउंट्स हैं वो किस में है, सैंक्शन लिमिट या ड्रॉअर पावर में ही है। एडिशनल टेम्पोरेरी लिमिट में बी सैंक्शन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ existing limit and 90 days maximum टेन्योर। तो बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे अकाउंट्स कैसे होना चाहिए, विद इन द बोथ द ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट होना चाहिए, और एक टेम्पोरेरी लिमिट उन्होंने दी है जो कि मैक्सिमम 20% है,
एग्जिस्टिंग लिमिट की, और 90 डेज जो है वो मैक्सिमम टेन्योर है। फिर उसके बाद में बैंक को सेटिस्फाई होना होगा किससे, क्रेडिट वर्दीनेस से, कि ये जो है हमें ये पैसे दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो बैंक जो है तभी एडवांस देंगे जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस से। फिर उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एडवांस देने से पहले बोरोवर को बैंक को देना होगा। उसके बाद में जो भी सिक्योरिटी रिसीव हुई है या रिटर्न हुई है उसके लिए आप अगेन 2 ऑफिसर्स की इसमें भी कस्टडी होगी। ओके, तो जॉइंट कस्टडी होगी इसमें भी 2 ऑफिसर्स की। और जो सिक्योरिटीज़ हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होना है उसको आप रजिस्टर करो इन द नेम ऑफ बैंक और अदरवाइज अकम्पनिंग बाय द डॉक्यूमेंट सफिशिएंट टू गिव द टाइटल ऑफ द बैंक। तो जो अनरजिस्टर्ड हैं सिक्योरिटीज़ उसको क्या करो, रजिस्टर कराओ, ठीक है, किसके नाम में, बैंक के नाम में। और जो ऑपरेशन है उसको आप एक बार, कम से कम 1 साल में एक बार क्या करो, रिव्यू करो। तो ये सारे कंट्रोल्स किस पे हो सकते हैं, आपके लोन्स एंड एडवांसेस में हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हम डिमांड ड्राफ्ट्स की बात करें तो उसमें भी फिर से वही है, एक तो सिग्नेचर्स के बारे में चेक कर सकते हो सिग्नेचर्स हैं या नहीं है। फिर जो भी डीडीज़ आपके सोल्ड हुए हैं या इशूड हुए हैं बाय अ ब्रांच, ये क्या होने चाहिए, इमीडिएटली कंफर्म होना चाहिए बाय एन एडवाइस टू द पेइंग ब्रांच। और अगर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है फ्रॉम द इशूइंग ब्रांच और डज नॉट क्रेडिट इन इट्स अकाउंट विद दैट ब्रांच, तो इमीडिएटली क्या लो, आप स्टेप्स लो। मतलब क्या करो, अगर आपका डीडी जो है, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इशू हुआ है, तो उसको इमीडिएटली आप कंफर्म कराओ पेइंग बैंक से। और अगर कंफर्मेशन नहीं मिली है फ्रॉम द does not receive proper confirmation from the issuing branch or does not receive credit in its account, तो उसके लिए आप क्या लो, स्टेप्स लो। फिर इंटर ब्रांच अकाउंट्स में क्या है, इंटर ब्रांच अकाउंट्स में ये है कि जो अकाउंट्स हैं एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम द अदर ब्रांच, तो ये जो है ये एडजस्ट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइसेस एंड नॉट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एंट्रीज फाउंड इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांचेस। तो इसमें बेसिकली ये है कि सिर्फ एंट्रीज के बेसिस पे आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे, जब एक्चुअली उसका पेमेंट होगा तब आप करोगे। फिर प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होगा बाय सेंट्रल अथॉरिटी इफ एनी एंट्रीज आर नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय एनी ब्रांच विद इन अ रीजनेबल टाइम। जैसे अगर कोई डेबिट एंट्री है और वो रिस्पॉन्ड नहीं किया उसका, तो प्रॉपर एक्शन लेगा कौन, सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज़ के लिए एक्शन लेगा। फिर उसके बाद में है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, तो ये इफेक्टिव स्क्रीनिंग होना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए रिलेटेड टू योर इशुएंस। और इसमें 1-2 पॉइंट आप और कर सकते हैं, एक सिस्टम होना चाहिए मॉनिटर और फॉलोअप का, और एक सिस्टम होना चाहिए टू इंश्योर कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेगुलरली सेंड हो रहे हैं, किसको, कस्टमर को रेगुलरली सेंड हो रहे हैं। तो ये वाले जो हैं आपके कुछ पॉइंट्स हैं, एक ये वाले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। While doing the audit of branch XYZ, it was seen that the stock statements with the same figures are submitted by borrowers month after month with a change in the top month at top. These are just for formal purpose, formal compliance. Such things happen because the responsible officer does not check the stock statements and get them entered in the system, which is lapse in internal control. So due to such a lapse, neither the borrower nor the bank staff take it sincerely, thus posing a risk to the loss. अब अगर इन्होंने स्टॉक के स्टेटमेंट्स को टाइमली चेक किया होता तो क्या ऐसा कुछ होता, नहीं होता। जो उन्हें मिल रहा था उसमें क्या कर रहे थे, वो सिर्फ मंथ का नेम चेंज कर दे रहे थे, बाकी सारी फिगर्स वगैरह सेम रख रहे थे। तो इसलिए यहाँ इंटरनल कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये आप अंडरलाइन कर लो, एक दफ़ा पढ़ोगी तो याद हो जाएंगे। इसमें मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज हम लोगों को इतना बैंकिंग के बारे में नहीं जानना है, हमें बेसिकली ऑडिट पर्पज़ से ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ लगे होने चाहिए और हमें बेसिकली क्या क्या कंसीडर करने हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी विद द कंप्लायंस विद CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट। आई होप आपको इन छोटी छोटी वीडियोज़ से हेल्प मिले। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड ऑल्सो if you find my videos helpful then please do share them with your friends so that they can also get benefited out of them. Thanking you.